हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 ईटीएफ डेब्ट एंड लिक्विड फंड्स का अपना पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वर्किंग ऑफ जी ईटीएफ्स का देख लिया था कि जो हमारे गोल्ड ईटीएफ होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द वे गोल्ड ईटीएफ्स वर्क इज एज अंडर। पहला दिया है ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर, यानी कि जब हमारा न्यू फंड ऑफर आता है, एनएफओ जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उस टाइम पे गोल्ड ईटीएफ्स किस तरह से काम करते हैं। तो पहला दिया है क्या, पहला पॉइंट है एएमसी डिसाइड्स ऑफ लॉन्चिंग जी ईटीएफ्स, यानी कि जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो क्या करती है, वही डिसाइड करती है कि इस बार हमें मार्केट में क्या लाना है, गोल्ड ईटीएफ को लॉन्च करना है। तो ये एएमसी का काम होता है डिसाइड करना। सेकंड पॉइंट दिया है द एसआईडी एसएआई एंड केआईएम आर प्रिपेयर्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो जो हमारी एसआईडी एसएआई और जो किम होती है वो कौन प्रिपेयर करता है, वो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिपेयर की जाती हैं। क्योंकि जब हम कोई भी ईटीएफ लाते हैं तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, और जो भी की मेमोरेंडम होते हैं, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है, वो सारी डिटेल्स हमें अपने इन्वेस्टर्स को देनी होती है। तो वो सारे सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द फंड एंड द एएमसी गिव यूनिट टू इन्वेस्टर्स इन रिटर्न। एएमसी बाय गोल्ड्स AMC बाइज गोल्ड और स्पेसिफाई क्वालिटी एट प्रिवेलिंग रेट्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो जी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें कंपनी को फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के पास। और जो AMC होती है वो पैसा लेने के रिटर्न में क्या करती है, वो और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें गोल्ड प्रोवाइड करती है एट अ हाई क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी उसमें बताई जा रखी होती है उसी रेट पे जो भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है उसके हिसाब से जो है गोल्ड उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये तीन हमारे ड्यूरिंग एनएफओ के हो गए। दूसरी अगर हम बात करें ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, तो पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है ऑथोराइज पार्टिसिपेंट गिव मनी गोल्ड टू एएमसी, यानी कि जो हमारे एपीज होते हैं ऑथोराइज पार्टिसिपेंट, वो क्या करते हैं, वो जो पैसा होता है वो किसे देते हैं, वो एएमसी को देते हैं पैसा, और गोल्ड क्या करते हैं, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। और ऐसा क्यों करता है वो अभी हमें पता चलेगा। तो देखो सेकंड पॉइंट दिया है एएमसी गिव्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट बंडल टुगेदर टू दीज ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो इन्वेस्टर होंगे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फंड के पास में, तो जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसके पास जाता है, वो जाता है ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स के पास। अब ये जो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है इनके पास जो पैसा आया है ये यहाँ पे एएमसी को दे देंगे और गोल्ड जो होता है वो एएमसी को दे देंगे। अब ऐसा क्यों करता है, ताकि एएमसी को जब हम पैसा देंगे, गोल्ड देंगे, तो उसके बदले में एएमसी जो होती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड कराता है। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इन रिटर्न हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती, हमें यूनिट्स मिलती हैं। तो अब ये यूनिट्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा, एएमसी प्रोवाइड करेगी ये यूनिट्स। और एएमसी यूनिट इसलिए प्रोवाइड करेगी क्योंकि हमने एएमसी को मनी और गोल्ड दिया होता है। थर्ड पॉइंट दिया है AP split these bundles units into individual units and offer for sale in secondary market, यानी कि अब AMC को क्या, अब AMC ने यहाँ पे अपने बहुत सारे नंबर ऑफ़ यूनिट बंडल में साथ में क्या कर दिए, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स को दे दिए कि हाँ हमने आपको 100 बंडल या फिर इतने यूनिट्स हमने आपको प्रोवाइड करी। अब AP क्या करेगा, जैसे कि अगर उसके पास 100 यूनिट आई हैं एक साथ एक बंडल में, तो वो इन 100 यूनिट्स को एक एक यूनिट में डिवाइड कर देगा और AP से सेकेंडरी मार्केट में इन यूनिट्स को सेल के लिए लगा देगा। यानी कि अब जिस भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होगा जी ईटीएफ्स में, तो वो क्या करेगा, वो एक एक यूनिट को यहाँ सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेगा और अपना पैसा लगा देगा। फोर्थ पॉइंट दिया है इन्वेस्टर कैन बाय जी ईटीएफ्स यूनिट्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट ईदर फ्रॉम द क्वांटिटी बीइंग सोल्ड बाय द एपीज और बाय अदर रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो जी ईटीएफ्स को सेकेंडरी मार्केट में अपने एपीज के थ्रू या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी खरीद सकता है। भाई रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ये मैं भी आपको आगे समझाती हूँ। पर अगर कोई इन्वेस्टर जी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सेकेंडरी मार्केट में जाके एपीज के, यानी कि अथॉराइज पार्टिसिपेंट के थ्रू या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू, दोनों में से किसी के भी बेसिस पे आके कर सकता है, जी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकता है। लास्ट पॉइंट दिया है रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो सेल देयर यूनिट्स इन द मार्केट्स, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो यूनिट्स हैं उन्हें मार्केट में वापस सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आज एक जी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, अब आपको उस जी ईटीएफ से बाहर आना है, तो आप अपनी जो जी ईटीएफ की यूनिट्स हैं उन्हें आप मार्केट में सेल कर दोगे। तो ऐसा ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते कौन है तो वो मैं समझाती हूँ। तो देखो
जो इंडिया है उसमें कुछ कुछ टाइप के ना कई टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल टाइप के होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूट यानी कि जिसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो अकेला इंसान खुद ही इन्वेस्टर है जो खुद ही अपना काम कर रहा है। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बेसिस के जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, तो काम करते हो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर आप 2 लाख से कम वाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। बट अगर आप 2 लाख से ज़्यादा वाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहलाओगे। तो देखो, आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो, द गोल्ड विच द AP डिपॉजिट, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इससे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, द गोल्ड विच द AP डिपॉजिट फॉर बाइंग द बंडल ETF यूनिट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो डिपॉजिट। यानी कि अब जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि ऑथोराइज पार्टिसिपेंट क्या करता है, पैसा देते हैं और गोल्ड देते हैं। अब ये जो पैसा देते हैं ना, पैसा तो देते हैं ये लोग AMC को, और गोल्ड किसे देते हैं, गोल्ड देते हैं कस्टोडियन को। क्योंकि देखो, द गोल्ड विच द AP डिपॉजिट फॉर बाइंग द बंडल ETF यूनिट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो डिपॉजिट। यानी कि अब जो AP है, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है, उन्होंने जो सोना अभी डिपॉजिट किया है, उन्होंने दिया है किसको, ETFs लेने के लिए। AP ने अपना गोल्ड, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट ने अपना गोल्ड किसे दे दिया, उन्होंने अभी सिर्फ डिपॉजिट किया है कस्टोडियन के पास में। देखो, द पोर्टफोलियो डिपॉजिट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द पोर्टफोलियो डिपॉजिट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द कस्टोडियन। यानी कि जो हमारा गोल्ड है वो AP ने क्या किया, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट ने डिपॉजिट कर दिया कस्टोडियन के पास, और बदले में क्या लिया, ETFs की यूनिट ली हैं। ठीक है। सो द गोल्ड विच द AP डिपॉजिट फॉर बाइंग बंडल ETF, यानी कि जो सोना डिपॉजिट किया गया है ETF की यूनिट्स को लेने के लिए, उस सोने को हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो डिपॉजिट बोलेंगे। सो दिस पोर्टफोलियो डिपॉजिट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द कस्टोडियन। यानी कि जो सोना है ये पक्का है, ज़रूरी है कस्टोडियन के पास में डिपॉजिट करना, तभी आपको क्या मिलेंगी, ETFs की यूनिट मिलेंगी। और अ कस्टोडियन इज समवन हु हैंडल्स द फिजिकल गोल्ड फॉर द AMC। जैसे मैंने बताया था कि कस्टोडियन क्या करता है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखता है। तो अब फिजिकल सिक्योरिटीज़ में हमारा गोल्ड में भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड और ये सिल्वर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं। तो कस्टोडियन का क्या काम है, कस्टोडियन का काम है कि वो फिजिकल गोल्ड को अपने पास क्या रखे, फिजिकल गोल्ड को अपने पास में डिपॉजिट करके रखे और उसे सेफ करके रखे। क्योंकि कस्टोडियन का काम क्या होता है, कस्टोडियन का काम होता है सेफ कीपिंग करना सिक्योरिटीज़ की। सो द AMC साइन एन एग्रीमेंट with a custodian where all the terms and conditions are agreed upon. Once the AP deposit gold with the custodian, it is the responsibility of the custodian to ensure safety of the gold, otherwise he has to bear the liability to the extent of the market value of the गोल्ड। यानी कि अब आपने देखो, आपने क्या किया, आप जो AP है उसने अपना सोना डिपॉजिट कर दिया कस्टोडियन के पास में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो यहाँ पे एग्रीमेंट करवा लेगी कस्टोडियन के साथ, जिसमें हमारी सारी टर्म्स और कंडीशंस होंगी। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में जैसे क्या आ जाएगा कि ये जो हम सोना आपके पास में डिपॉजिट करना है, अब कस्टोडियन की पूरी जिम्मेदारी होगी कि इस सारे सोने की क्या रखें, वो सेफ्टी करके रखें। और अगर इन केस क्या होता है, ये सोना इधर उधर हो जाता है या फिर सोने के संग इधर उधर कुछ छेड़छानी की जाती है, फिर इसकी क्वालिटी ख़राब की जाती है, तो क्या होगा, जो भी नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा कस्टोडियन। यानी कि जो भी फिर भरपाई देनी पड़ेगी, जो भी पैसा की वैल्यू देनी पड़ेगी इन केस अगर सोने के संग में कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो वो सारी भरपाई कौन करेगा, कस्टोडियन करेगा। तो यहाँ पे इस तरह का एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया जाता है, क्योंकि APs ने क्या किया, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट ने अपना गोल्ड डिपॉजिट किया कस्टोडियन के पास, और ये कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या रखे, उस गोल्ड को सेफ करके रखे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है इसमें। सीधी सी बात है कि जो APs है, जो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है, वो अपना गोल्ड डिपॉजिट करेंगे कस्टोडियन के पास में, और जो गोल्ड डिपॉजिट किया गया है उस डिपॉजिटेड गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो डिपॉजिट बोलते हैं। अब पोर्टफोलियो डिपॉजिट होने के बाद हमें AMC की जो ETFs हैं उसकी यूनिट हमें मिलती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे अगर हम देखें तो क्या दिया है, अ कस्टोडियन हैज़ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल गोल्ड दैट हैज़ बिन डिपॉजिटेड, विड्रॉ अंडर द GETF
एन अकाउंट इज मेंटेन फॉर दिस पर्पज विच इज़ नोन एज एलोकेटेड अकाउंट। यानी कि अब कस्टोडियन में क्या है, कस्टोडियन में हमने अपना गोल्ड सेफ कीप करके रखवा रखा है, अपना गोल्ड जो है डिपॉजिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ इन्वेस्टर्स को गोल्ड इन्वेस्ट करवाना है, मतलब गोल्ड में कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को अपना गोल्ड चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को कस्टोडियन के पास से निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने उनका गोल्ड रख लिया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उस गोल्ड ETF वाली स्कीम में से बाहर आ रहे हैं, यानी कि उन्हें अपना गोल्ड वापस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो कस्टोडियन के पास हमारा गोल्ड है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, कस्टोडियन से वापस लेना पड़ेगा। तो अगर हम कस्टोडियन से वापस लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। तो ये जो कस्टोडियन के बीच में जो रिकॉर्ड है ना कि गोल्ड डिपॉजिट किया जा रहा है और गोल्ड निकाला जा रहा है, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इस सब का ध्यान, इस सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, कस्टोडियन अपने पास बना के रखता है। तो ये इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक अकाउंट बना जाता है, जिस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, एलोकेटेड अकाउंट बोलते हैं। तो जो अकाउंट हम गोल्ड की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, एलोकेटेड अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पोर्टफोलियो डिपॉजिट हम उसे बोलते हैं जब AP क्या करते हैं, अपने सोने को कस्टोडियन के पास में डिपॉजिट कर देते हैं, वो पोर्टफोलियो डिपॉजिट। आगे देखो, द कस्टोडियन ऑन अ डेली बेसिस एंटर्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड बार्स फ्रॉम दिस अकाउंट। All details such as serial number, refineries, fineness, etc. are maintained in this account. The transfer of gold from or into the allocated account happen at the end of each business day. A report is submitted by the custodian no later than the following business day through the AMC। इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि जैसे अब आपने क्या किया, एलोकेटेड अकाउंट आपका बन गया है कि जिसमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने सोना अगर डिपॉजिट किया कस्टोडियन के पास में, तो जितना डिपॉजिट किया है उतना लिखा जाएगा, जितना हमने निकाला है, जितना सोना हमने विड्रॉ किया है तो वो भी हमारा लिखा जाएगा। तो हमारा एलोकेटेड अकाउंट बन गया। अब एलोकेटेड अकाउंट में क्या होगा, अब कस्टोडियन डेली बेसिस पे क्या करता है, एंट्रीज और एग्जिट्स होती हैं यहाँ पे कि कभी कभार सोना इनफ्लो किया जाता है, कभी कभार आउटफ्लो किया जाता है, यानी कि कभी कभार सोना हमारा डिपॉजिट होता है, कभी कभार सोना हमारा निकाला जाता है। तो ये सारे जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, ये सारे कहाँ पे होता है, डेली बेसिस पे एंटर किए जाते हैं हमारे एलोकेटेड अकाउंट में। और क्या डिटेल्स, जैसे कि अब जो हमारे जो सीरियल नंबर है, रिफाइनरीज हैं, फाइननेस है, ये सारी जो डिटेल्स होती है ना हमारे गोल्ड से रिलेटेड, वो सारी भी हमारे इस अकाउंट में, जो एलोकेटेड अकाउंट है उसमें सारी मेंशन की जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द बिजनेस डे ये सारी डिटेल्स जो है हमारे एलोकेटेड अकाउंट में ये रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सारी टाइम टू टाइम जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो हम दे सकें। और उसके बाद क्या होता है, आ रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द कस्टोडियन। अच्छा देखो, और जब ये पूरा ये रिकॉर्ड बन जाता है तो जो भी रिपोर्ट बनती है वो कौन सबमिट करता है, वो कस्टोडियन सबमिट कर देता है। कि अगर इन केस फ्यूचर में AMC बिजनेस डेज पे क्या मांगता है कि रिपोर्ट मांगता है कि हमने कितना पैसा हमने कितना गोल्ड डिपॉजिट किया, कितना गोल्ड विड्रॉ किया है ना, कब कब डिपॉजिट किया, कब कब निकाला, तो वो सारी जो रिपोर्ट्स अगर AMC मांगता है कस्टोडियन से, तो कस्टोडियन अपना ये एलोकेटेड अकाउंट का जो पूरा रिपोर्ट है वो सबमिट कर देता है। आगे देखो क्या दिया है, द मनी विच द AP डिपॉजिट फॉर बाइंग द बंडल ETF यूनिट इज़ नोन एज कैश कंपोनेंट। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हम क्या करते हैं, ये देखो पहले हमें दे रखा है, ऑथोराइज पार्टिसिपेंट क्या करता है, पैसा भी डिपॉजिट करता है और गोल्ड भी डिपॉजिट करता है। तो यहाँ हमने इतना तो देख लिया कि गोल्ड तो हमने डिपॉजिट कर दिया अपना कस्टोडियन के पास में। अब यहाँ पे जो पैसा हम क्या करते हैं, जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, कहाँ गया, द मनी विच द AP डिपॉजिट फॉर बाइंग द बंडल ऑफ ETS यूनिट इज नोन एज कैश डिपॉजिट। यानी कि अब देखो, गोल्ड हम किसे डिपॉजिट करते हैं, गोल्ड हम डिपॉजिट करते हैं कस्टोडियन को। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना, वरना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गोल्ड डिपॉजिट होगा कस्टोडियन के पास, कैश कंपोनेंट पैसे वाली जो चीज़ें हैं वो डिपॉजिट होंगी AMC को, यानी कि द कैश कंपोनेंट इज पेड टू द AMC। यानी कि आपने अगर गोल्ड कौन डिपॉजिट करेगा, गोल्ड क्या है, फिजिकल फॉर्म है, इस ऐसे याद रखो, जो फिजिकल फॉर्म है वो कस्टोडियन रखता है, फिजिकल सिक्योरिटीज कस्टोडियन रखता है। तो गोल्ड की जो सेफ्टी है वो कौन रखेगा, गोल्ड को डिपॉजिट करेंगे हम कस्टोडियन के पास। लेकिन जो कैश है, जो पैसा है, वो हम क्या देते हैं, वो हम AMC को देते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी हमें ETFs की यूनिट प्रोवाइड कर दी है। आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड क्या किया है, कस्टोडियन को दिया है ताकि कस्टोडियन उसे सेफ रखे। ETF की यूनिट आपको AMC ही प्रोवाइड करेगा। सो द मनी, देखो, द मनी विच AP डिपॉजिट फॉर बाइंग ETF यूनिट्स, यानी कि जो हमारे अथोराइज पार्टिसिपेंट हैं, जो पैसा वो डिपॉजिट करते हैं AMC को, किसके लिए, ETF की यूनिट्स को लेने के लिए, उसे हम बोलते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं कैश कंपोनेंट।
यानी कि हमने जो पैसा एएमसी को डिपॉजिट किया ताकि हमें क्या मिले, बदले में ईटीएफ्स की यूनिट मिल जाए, तो उस पैसे को हम बोलते हैं कैश कंपोनेंट। इस बात को अच्छे से याद रखना। द कैश कंपोनेंट इज नॉट मैंडेटरली एंड इज पेड टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल नेम एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द। नेक्स्ट पेज हम अपना स्टार्ट करते हैं। Portfolio deposit, the difference may be due to occurred dividend, management fees, etc. The bundle unit which the AP received on payment of portfolio deposit to the custodian and cash component to the AMC are known as creation unit। लो नई टर्म आ गई। Each creation unit comprise of a predefined number of ETF units, say 25,000 और 100 और any other number। यहाँ में क्या बोला है, यहाँ में बोला है कि देखो अब आपने गोल्ड डिपॉजिट कर दिया कस्टोडियन को। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना आपने। गोल्ड डिपॉजिटेड टू कस्टोडियन, कैश कंपोनेंट मनी इज डिपॉजिटेड टू एएमसी। तो जो पैसा आपने क्या किया, जो पैसा आपने कस्टोडियन को डिपॉजिट कर दिया, यहाँ देखो जो गोल्ड आपने कस्टोडियन को डिपॉजिट कर दिया, उस गोल्ड को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम पोर्टफोलियो डिपॉजिट, ठीक है। और जो कैश आपने एएमसी को डिपॉजिट कर दिया उसे हम बोलते हैं कैश कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो हमने इतनी तिगड़मबाजी मचाई है, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद हमें ईटीएफ्स की यूनिट देंगे, ईटीएफ की यूनिट्स हमें बदले में मिलेंगी। तो वो जो यूनिट्स मिलेंगी उन्हें हम बोलेंगे क्रिएशन यूनिट्स। बस इतनी सी बात है। जो पैसा आपने कस्टोडियन को दिया, गोल्ड जो गोल्ड आपने कस्टोडियन को दिया वो हो गया हमारा पोर्टफोलियो डिपॉजिट। जो पैसा आपने एएमसी को दिया वो हो गया हमारा कैश कंपोनेंट। अब जो एएमसी ने बदले में आपको ईटीएफ्स की यूनिट दी वो हो गई हमारी क्रिएशन यूनिट्स। दैट्स इट। अब ये क्रिएशन यूनिट जो हमें बंडल में मिलती हैं, ये अब एक दो नहीं मिलती, ये हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि आपको 100 यूनिट्स मिल गई, एक बंडल में आपको 100 यूनिट्स मिल गई, या फिर 25,000 यूनिट्स मिल गई। तो इस हिसाब से जो क्रिएशन यूनिट है ना, ये आपको दी जाती है। अब ऐसा नहीं कि 25,000 ही दी जाएंगी या फिर 100 ही दी जाएंगी, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। जितना आप पैसा दोगे उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 2,000 यूनिट्स मिल सकती हैं, 4,000 मिल सकती हैं, 200 मिल सकती हैं, 300 मिल सकती हैं, तो उस नंबर वेरी करता रहता है। सो thus now it can be said that authorized participant pay portfolio deposit or कैश कंपोनेंट एंड गेट क्रिएशन यूनिट एंड रिटर्न्स। तो ये तो सीधी सी बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है वो क्या करता है, पहले पोर्टफोलियो पे करता है, पोर्टफोलियो डिपॉजिट यानी कि गोल्ड डिपॉजिट करता है, और कैश कंपोनेंट को भी पे करता है यानी कि एएमसी को पैसा भी देता है। उसके बदले में उसे क्या रिटर्न में क्या मिलता है, रिटर्न में मिलता है उसे क्रिएशन यूनिट। ये बात आप अच्छे से याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो ईच क्रिएशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ GETF यूनिट। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें दे रखी हैं कि जो भी हमारी यूनिट होगी ना, जो भी हमारी क्रिएशन यूनिट होगी उसमें एक प्री डिफाइंड GETF यूनिट का नंबर होगा। क्योंकि अगर आपके पास आपकी सिक्योरिटी का नंबर ही नहीं है तो बताओ आप सिक्योरिटी का पता कैसे लगाओगे। तो ऐसे ही आपकी जो क्रिएशन यूनिट है उसके ऊपर आपको जो आपकी GETF है, गोल्ड ETF यूनिट है, उसका एक नंबर मिलेगा, प्री डिफाइंड नंबर। आपका नंबर आपका ही होगा, दूसरे का नंबर दूसरे का ही होगा। ऐसा ही AP strip these creation units and sell individual GETFs into the market. Thus retail investor can buy sell one unit or its multiple in the secondary market। यानी कि जो अब ऑथोराइज पार्टिसिपेंट है उन्हें ये यूनिट्स मिल गई, तो अब इस यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, वो एक एक बंदे को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जाके GETFs की यूनिट को बेच सकते हैं और APs भी बेच सकते हैं। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में एक यूनिट या फिर एक से ज़्यादा यूनिट्स क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जो एक अकेला इंसान होता है और क्या करता है, इन्वेस्टिंग करवाता रहता है। तो जैसे कि अब जैसे आप में LIC एजेंट बनते हो, तो आप भी क्या हुए, आप एजेंट बने घूम रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर हो जाएगा कि आपके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप अकेले हो और खुद ही अपना काम इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर डोल रहे हो। तो रिटेल इन्वेस्टर हमारे वो होते हैं। आगे देखो क्या दिया है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या दे रखा है, आगे दिया है हमें सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ये गोल्ड बॉन्ड साथ में बोलते हैं ना, तो गोल्ड और बोल्ड सब ऐसा साथ में मिक्स हो जाता है। तो देखो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, तो पहला पॉइंट हमें दिया है, इसे हम SGB भी बोलते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2015 लॉन्च द सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स। यानी कि जो हमारी हिंदुस्तानी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, 2015 अक्टूबर में क्या किया है,
अक्टूबर में उसने ये हमारा जो SGBs हैं इन्हें लॉन्च किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है। अभी जो सोविजन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये भी हमारे क्या हैं, गोल्ड से ही रिलेटेड हमारे बॉन्ड्स होता है। बॉन्ड्स तो आपको पता ही है जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसने गवर्नमेंट ने ही इन्हें इशू किया है। तो ये स्कीम यहाँ पे किसने चलाई है, हमारी सरकार ने चलाई है 2015 से। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, SGB scheme offer investor return that are linked to gold price and provide benefits similar to investment in physical gold। यानी कि जो SGBs है वो क्या है, एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो इसमें रिटर्न में क्या मिलता है, इसमें रिटर्न में इन्वेस्टर्स को गोल्ड प्राइस के हिसाब से उनका प्राइस मिल जाता है, और जो भी हमारे फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, है ना, वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो गोल्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स थे ना वो मैंने आपको बताए थे, तो वो बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है, SGBs are issued by the Reserve Bank of India on behalf of the Government of India and distributed through agents like bank, designated post office and stock holding corps। यानी कि जो SGBs हैं वो क्या किए गए हैं, वो हमारी सरकार ने निकाले हैं, लेकिन इशू किसके द्वारा किए गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि सरकार ने बोल दिया, जैसे कि जो हमारे नोट बनता है वो RBI बनाता है, बट RBI किसके बिहाफ पे बनाता है, सरकार के बिहाफ पे। अगर मैं आपसे बिहाफ, अगर आपको शब्द नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि सोचो कि आपका जो आज का काम है वो आपके दोस्त को करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो स्कूल है उसमें जो वॉलंटियर हैं वो डिवाइड कर रखे हैं कि आज आप वॉलंटियरिंग करोगे, कल आपका दोस्त करेगा, परसों आपका दूसरा दोस्त करेगा। तो सोचो कि आज आपका दोस्त है एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे वॉलंटियर आप बनोगे। तो यानी कि आपके दोस्त का काम था बट उसकी जगह पे आपने काम किया, तो दोस्त के बिहाफ पे आपने काम किया। तो ऐसे ही इशू गवर्नमेंट ने किया है, पर गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SGBs को इशू करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा तो अब जब ये हमारे इशू कर दिए गए हैं बॉन्ड, तो ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि अब जैसे आपको बैंक में फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में। अब ऐसे छोटे मोटे पोस्ट ऑफिस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो अच्छे खाते डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ आपको गोल्ड बॉन्ड की फैसिलिटी मिलेगी। स्टॉक होल्डिंग कॉर्प्स में आपको क्या मिलेगी, जहाँ पे स्टॉक्स का लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गोल्ड बॉन्ड्स का यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। एक्सचेंज टू बी अपॉइंटेड एज एजेंट्स फ्रॉम ट्रेंच 4th ऑनवर्ड्स। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज है वो अब उसे अपॉइंट कौन करता है, अब अपॉइंट करता है उसे एजेंट्स फ्रॉम ट्रेंच 4th ऑनवर्ड्स। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, SGBs are issued on payment of rupees and denominated in grams of gold and can be held in demat और paper form। यानी कि जो SGBs हैं, जो गोल्ड सोविजन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये क्या है, ये पेमेंट की जाती है इनकी, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो वो इन रुपीज़ में भी पेमेंट होती है। और अब जब आपने पेमेंट करी है तो आपको क्या मिलेगा, इन ग्राम के तौर पर आपको सोना यहाँ पे दिया जाता है। अब सोना आप अपने डिमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं या फिर पेपर फॉर्म में भी रख सकते हैं, इन द सेंस कि आपने SGBs में इन्वेस्ट किया, तो आपने पैसा लगाया, अपना पेमेंट करिए अपनी रुपीज़ में, क्योंकि इंडिया का है तो इसलिए आप रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने पेमेंट कर दी रुपीज़ में। अब जिस हिसाब से, जैसे कि अगर आपने 1 ग्राम सोने की पेमेंट करी है, तो या तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में डीमैट अकाउंट में आपका 1 यूनिट पहुंच जाएगी, है ना। अगर आपने 1 ग्राम के लिए यहाँ पे अपने पैसा लगाया है तो आपको उसके हिसाब से जितनी सिक्योरिटी, जितनी यूनिट आपकी बनती हैं वो यूनिट आपकी डीमैट अकाउंट में पहुँचा देंगे, या फिर फिजिकल फॉर्म में आपको पेपर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। आगे दिया है, SGBs कैन बी यूज्ड एज कोलेट्रॉल फॉर लोन्स एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अब सोचो, जो अगर आपको लोन लेना है लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो हो अपने डीमैट अकाउंट में या फिर पेपर फॉर्म का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें से आप अपने SBGs को एज अ कोलेट्रॉल यूज़ कर सकते हो। कोलेट्रॉल क्या होता है, जैसे हम जब बैंक में जाते हैं और हमें लोन चाहिए होता है तो हमें बदले में कुछ रखना पड़ता है ना। आप जैसे आप अपने घर के पेपर रखते हो तो उसे कुछ हिंदी में बोलते हैं उसे, जैसे कि आप घर के पेपर रख देते हो, गाड़ी के पेपर रख देते हो, तो या फिर पैसा रख देते हो, अपनी ज्वेलरीज रखते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें रखते हैं, हमें गिरवी रखना होता है, कुछ गिरवी रखना होता है, तो उस गिरवी रखने के सामान को क्या बोलते हैं, कोलेट्रॉल बोलते हैं। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है या फिर अभी आप अपने घर के पेपर नहीं देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके SGBs हैं, क्योंकि आपने सोने में इन्वेस्ट किया, तो अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप अपना पैसा वापस भी चाहोगे। ऐसा थोड़ी ना नहीं कि आपने पैसा दिया और आप अपना सोने की जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो आप किसी और को दे दोगे। आप अपने इन सोने के जो आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है उसका
जो है उसका यूज़ एज अ लोन कोलेट्रल लोन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो इन SGBs को स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आज जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और इंसान को भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा तो वो आपके स्टॉक्स को खरीद लेगा, आपकी यूनिट्स को खरीदेगा। आगे दिया है कैन बी बॉट इनिशियली थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि अगर आप SGBs में डिपॉजिट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो ब्रोकर हैं उनके थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। कमीशन वुड बी 99 BPS। अब यहाँ पे ये 99 BPS क्या है, अब तो आप यहीं कंफ्यूज हो गए होगे। तो सबसे पहले मैं आपको 99 BPS समझा देती हूँ। तो यहाँ देखो ये 99 BPS क्या होता है मैं समझाती हूँ। तो BPS ना हमारी एक फाइनेंस में हम कह सकते हैं कि एक कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 1%, 2%, 3%, 4%, 50%, 60%। तो ऐसे ही हम BPS को कैसे कैलकुलेट करते हैं। BPS का मतलब होता है जो भी हमारी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया 99 BPS, तो यानी कि 99 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको 0.99%, ये हम इसे परसेंटेज में इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n/100 इज इक्वल टू BPS, यानी कि जो भी आपका नंबर है वो डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हमारा BPS के बराबर हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ हमें दिया है 99 BPS, यानी कि 99 डिवाइडेड बाय 100 आपका कितना परसेंटेज हो गया, आपका परसेंटेज हो गया 0.99%। तो अब ये जो इतना सारा तामझाम आप कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो फलाना ढिमकाना, तो इसका कमीशन जो लगेगा वो क्या लगेगा 0.99% का लगेगा। अब जैसे कि आपने अगर मैं कहूँ कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे तो अब इसका जो 1% है वो आपको कमीशन में देना पड़ेगा। तो इसका 1% यानी कि 10 रुपये। अगर आप देखो तो ये तो 1% भी नहीं है, 1% में भी ये 0.1% कम है। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये का सिर्फ 0.99% यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 2 0, देखो मैं आपको साफ साफ करके दिखाऊँ क्या, चलो यहाँ करते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ, आपको दिख रहा है ना, हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ 100 रुपीज़ का 1000 रुपये का आपको क्या निकालना है, 0.99% का BPS निकालना है, यानी कि 0.99% रिटर्न आपको देना है। तो यहाँ से 0.99, अब आप क्या कर रहे हो, परसेंट दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो परसेंट है ना ये, तो परसेंट का मतलब नीचे कर दोगे डिवाइड 100 से। अब यहाँ पे देखो 2 प्लेसेस के बाद क्या है, डेसिमल है, तो ये डेसिमल हटाओ तो 2 0 और जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो गए। अब ये बचा यहाँ पे 99 बाय में 10, यानी कि आपको 9.9 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, 9.9 रुपये एज अ कमीशन आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से बस आपको ये कमीशन पे करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको कमीशन की अमाउंट कितनी देनी है। जैसे आपको पता होगा ना 1% कमीशन दिया, 2% कमीशन दिया, तो ये वही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया है, प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ सोवरिजन, पता नहीं मैं आजकल क्या बोलने लगी हूँ, प्रोडक्ट डील्स ऑफ सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स। तो यहाँ आप देखो क्या दे रखा है, मैं आपको अच्छे से शो करूँ, सब दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, चलो मैं पूरा आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। तो ये देखो प्रोडक्ट डील्स ऑफ सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स। पहला क्या दिया है, सीरियल नंबर, आइटम्स और डिटेल्स। तो देखो पहला क्या दिया है, प्रोडक्ट नेम। अब आपका जो भी गोल्ड ETF है तो उसका भी तो कुछ नाम होगा ना, ऐसा नहीं ना कि सारे ही गोल्ड ETF के नाम पर चले जा रहे हैं। तो सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड 2016-17 सीरीज़ के हिसाब से जो भी उसका नाम होगा तो वो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। सेकंड है इंश्योरेंस। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या चीज़ है, इसमें होता क्या क्या है। सो टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो आपका जो SGBs हैं ये कहाँ से इंश्योरेंस दे के आए हैं, कहाँ से, ऐसे वैसे लल्लू पल्लू तो नहीं है, ऐसे फ्रॉड तो नहीं है, इनके पीछे कोई कुछ बैकअप है, कुछ कहीं से कुछ सेफ्टी वेफ्टी है। तो ये कहाँ से इशू होके आए हैं, ये इशू होके आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की सरकार के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है ना, इशू किया है। तो मतलब इंश्योरेंस भी इनकी है। एलिजिबिलिटी, तो द बॉन्ड विल बी रजिस्टर्ड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंट इंडियन एंटाइटीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल HUFs, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अब इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं SGBs में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म है NDA का, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो आपने 12th क्लियर करनी हो चाहिए, है ना, आपकी एक परसेंटेज होनी चाहिए, आप साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। तो इस टाइप की जो आपकी मैं कह सकती हूँ
जो एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ हैं, तो इसमें भी कुछ कुछ होती हैं कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए जो आप ये इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सको। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है इसमें कोई बॉन्ड्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंट इंडियंस, यानी कि ये इंडियंस लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया के लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पे इंडियंस लोग आके क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, HUFs भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट जो पूरी की पूरी एक ट्रस्ट है ना वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कोई इंसान ही इन्वेस्ट कर सकता है, पूरी की पूरी एक कंपनी भी उठा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। और अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चैरिटेबल, जैसे हम जो चैरिटी करते हैं, जो हम दान पुण्य करते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस बने हुए होते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी चाहें तो हमारे SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोमिनेशन क्या दिया है, द बॉन्ड विल बी डोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड विद अ बेसिक यूनिट ऑफ ग्राम, यानी कि अच्छा क्या दिया है, इसमें दिया है कि डोमिनेशन, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किस बेसिस पे आपका सोना जो है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो जो बॉन्ड है वो आपको कैसे दिया जाएगा, 1 ग्राम यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि अब आपने 1 यूनिट खरीदे तो आपको 1 ग्राम मिला, 2 यूनिट खरीदे तो 2 ग्राम मिला, तो इस हिसाब से आपको जो गोल्ड है ना वो आपको ग्राम में दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारी SI यूनिट भी ग्राम ही होती है, तो इसलिए आपको जो गोल्ड है वो कौन सी बेसिक यूनिट में मिलेगा, आपको ग्राम की यूनिट में आपको मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो, अब 5th पॉइंट क्या दिया है, टेनर। तो द टेनर हमारा टाइम पीरियड होता है। सो द टेनर ऑफ द बॉन्ड विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years विद एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम 5th year टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। अब जैसे कि अगर आपने गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो तो होगा 8 साल का, लेकिन अगर आप निकलना चाहते हो 8 साल से पहले, तो 5 साल के अंदर आप नहीं निकल सकते। 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया 2 साल के बाद निकल गए ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा टाइम पीरियड तो है 8 साल का, लेकिन 5 साल के बाद आपका एग्जिट का ऑप्शन जो है वो आपके लिए ओपन कर दिया जाता है। मिनिमम साइज़, यानी कि अब आपका मिनिमम साइज़ क्या होगा कि आप मिनिमम कितना अपने पास रख सकते हैं। सो सबसे कम मिनिमम प्रीमिजिबल इन्वेस्टमेंट विल बी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड भैया हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, नहीं ऐसे नहीं होगा। मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 1 ग्राम सोना तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। तो मिनिमम साइज़ आपका क्या है, 1 ग्राम सोना। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, तो अब देखो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है आपकी 500 ग्राम की। द मैक्सिमम अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय एन एंटिटी विल नॉट बी मोर देन 500, यानी कि अगर एक इंसान यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम उसके पास 1 ग्राम सोना तो होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सारा का सारा सोना वही इन्वेस्ट करवा के बैठा है और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सोचो लखपति लोग हो जाए, करोड़पति लोग हो जाए, वो सारा सोना अपने पास ही रख लें, तो बताओ और लोगों के पास क्या होगा। तो इसलिए मैक्सिमम आप 500 ग्राम रख सकते हैं, 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं रख सकते। सो 500 ग्राम पर पर्सन पर फिशियल ईयर अप्रैल मार्च अ सेल्फ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विल बी ओब्टेन। अब पर पर्सन यहाँ पे 500 ग्राम है। अब जैसे कि आप अकेले, आपका सिंगल का अकाउंट है तो आपका 500 ग्राम, अगर डबल का अकाउंट होगा तो 1000 ग्राम आप मैक्सिमम रख सकते हो। तो पर पर्सन आप 500 ग्राम रख सकते हैं। 8 पॉइंट हमें दिया है जॉइंट होल्डर। ये जॉइंट होल्डर क्या है, चलो साथ मिलाते हैं। देखो क्या दिया है, इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट होल्डिंग, जैसे मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे पर पर्सन है। जॉइंट होल्डर में क्या होगा, अगर आपका जॉइंट का अकाउंट है तो अगर आपकी जॉइंट होल्डिंग है तो इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 500 विल बी अप्लाई टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली। यानी कि अगर आपका क्या है, जो आपके अगर आपका जॉइंट होल्डर है, अगर आपका जॉइंट का अकाउंट है, तो ये जो 500 ग्राम की यूनिट है ना, सॉरी 500 ग्राम की लिमिट है, ये क्या होगी, पहले ही एप्लीकेंट पे अप्लाई होगी। यानी कि जो पहला इन्वेस्टर होगा, जो पहला जॉइंट होल्डर होगा, जॉइंट होल्डर में जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उसमें जो पहला एप्लीकेंट होगा उस पर ही क्या होगा, ये 500 ग्राम वाली लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी। 9th पॉइंट में दिया है इशू प्राइस। सो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल बी फिक्स्ड इन इंडियन रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग price of gold of 999 purity published by the Indian Bullion or Jewelers Association Limited for the week Monday to Friday preceding the subscription period। यानी कि इशू प्राइस में हमें क्या दे रखा है, मैं आपको बताती हूँ इसे। यानी कि अब जो हमारा इशू प्राइस है, यानी कि जो भी हमारा बॉन्ड है उसका भी तो एक इशू प्राइस होगा ना, कि आप इतने में इस बॉन्ड को खरीद सकते हो। तो जो हमारा इंडिया में जो ये SGBs हैं उनका जो प्राइस है वो क्या है, वो एक इंडियन रुपीज़ में फिक्स्ड प्राइस है कि आप इतने पे ही खरीदोगे। अब वहाँ जाके आप ऐसा नहीं कर सकते, अरे भैया थोड़ा सस्ता लगा ले, कितना महंगा दे रहा है,
हमें तो तेरी जान पहचान कहेंगे, हमें थोड़ा सस्ता ही लगा लेकर है ना, ऐसे नहीं कर सकते आप वहाँ पे ज़रा अपना भाईचारा और ये भाई बंधुपना आप वहाँ पे थोड़ा कमी दिखाइएगा क्योंकि ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो प्राइस होगा वो वहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा। आपको फिक्स अमाउंट में ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से जो फिक्स यूनिट है वो आपको अलॉट कर दी जाएंगे। अब जो हमारा पेमेंट ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। सो पेमेंट ऑफ बॉन्ड विल बी थ्रू कैश पेमेंट अप टू मैक्सिमम 20,000 और डीमैट ड्राफ्ट और चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि आपकी मैक्सिमम लिमिट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 20,000 क्या कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आप 20,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो आपको डीमैट ड्राफ्ट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर चेक के थ्रू क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद 20,000 से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20,000 या 20,000 से कम कैश में चल जाएगा। बट अगर आप 20,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको जो अदर मीन्स ऑफ मैं कह सकती हूँ पेमेंट ऑप्शन है वो यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि चेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस हो गए, डीमैट ड्राफ्ट हो गया। तो ये सारे आप ऑप्शंस यूज़ करेंगे। अब आज की वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, घचपच हो जाए। तो इसलिए आज जहाँ तक मैंने आपको पेमेंट ऑप्शन तक पढ़ा दिया वो यहाँ तक आप क्या कर लेना, अपने घर पे बैठ के रिवाइज कर लेना। आई होप मैंने आपको जितना भी कुछ समझाया है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।